बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस OFT में। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई। हमारे चैनल में बीकॉम के बच्चे, क्लास 11 के बच्चे, क्लास 12 के बच्चे, इन सभी की संख्या 1000 प्लस हो चुकी है। मेरे सब्सक्राइबर 1K कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आप सभी का बहुत योगदान है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और अपने हर डाउट को क्लियर कीजिए इंडिया सेफ्टी में वीडियो देख करके, कमेंट्स करके। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप घर बैठे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ और अच्छे नंबर से एग्ज़ाम में पास हो पाएँ। तो आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है रेखीय प्रक्रमण लाइनर प्रोग्रामिंग। यहाँ पर दो प्रकार के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, एक तो हिंदी मीडियम, एक तो इंग्लिश मीडियम। ठीक है, एक्सप्लेन मैं पूरा हिंदी में करता हूँ, पर जो सोल्यूशन आपको मिलता है वो जो सोल्यूशन है वो पूरा आपको इंग्लिश में दिया जाता है। ठीक है, जहाँ पर कुछ चीज़ें मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, कुछ बच्चों को कहीं समझ नहीं आता तो वो बच्चे कमेंट करते हैं, उनके लिए प्रॉपर एक वीडियो तैयार हो जाता है। तो आपको समझ करके, देख करके, एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन को बना करके देखना है। यहाँ पर मैं आपको पहले एग्जाम्पल, नियम, थ्योरी, सिद्धांत सिखाऊंगा, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे और आपको कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा बनाने के लिए। इससे पहले मैंने इसके 3 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए हैं, जो कि अलग अलग 4 पार्ट में डिवाइड है। वो वीडियो भी 1000 प्लस जा चुका है, जिसको बहुत सारे बच्चों ने देखा है, कमेंट भी किया है, बहुत प्यारे प्यारे। आप भी देख सकते हैं और अगर शुरू से अच्छे से पढ़ना है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आपको रेखीय प्रक्रमण की उत्पत्ति कैसे हुई, परिभाषा क्या, ये पता होना चाहिए। तो देखिए, रेखीय प्रक्रमण एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसा नियम, एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा हल है जो जटिल समस्याओं की समाधान के लिए आया है। जटिल समस्या क्या होती है? जो आंकड़े बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, आंकड़ों की संख्या करोड़ों में जब होती है, तब आंकड़े को इकट्ठा करने में, आंकड़ों का एक प्रारूप तैयार करने में, उनका एक हल निकालने में बहुत समस्या होता है। इसी समस्या को समाधान करने के लिए रेखीय प्रक्रमण का उपयोग किया जाता है। अब जो बड़े बड़े आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं? जनगणना के आंकड़े होते हैं, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के आंकड़े होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे आंकड़े होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको एक छोटा सा अर्थ या आशय समझना। अब एक परिभाषा पढ़ लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, रेखीय प्रक्रमण का अर्थ और परिभाषा। रेखीय प्रक्रमण उस विधि या तकनीक को कहते हैं जो कि उत्पादन में निर्णयात्मक समस्याओं का सर्वोत्तम हल ज्ञात करने में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, जो समस्या उत्पादन संबंधी है उसमें सर्वोत्तम ढंग से हल प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ सर्वोत्तम हल से तात्पर्य उत्पादन लागत न्यूनतम तथा लाभ अधिकतम, मांग तथा पूर्ति के नियमों का ध्यान में रखते हुए है। कहने का मतलब है कम लागत पर वस्तु का निर्माण किया जाएगा, परंतु कम लागत पर निर्माण करने का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी खराब हो, मार्केट में बिके ही ना। कम लागत पर वस्तु का निर्माण हो, मूल्य भी इसका हम कम रखें, ठीक है, पर क्वालिटी इसकी ज़बरदस्त हो, ताकि जो भी इंसान इसका प्रयोग करे वो एक बार नहीं, इसको 2 बार या 10 बार ज़रूर ले। ठीक है, तो कम लागत पर उच्चतम किस्म की वस्तु का निर्माण करना, यह ध्यान रखते हुए कि मांग और पूर्ति के नियम क्या हैं, बाजार में उसकी मांग कितनी है, पूर्ति कितनी की जा सकती है। ठीक है, तो इस विधि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है रेखीय प्रक्रमण का। आगे रेखीय प्रक्रमण का महत्व क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। तो रेखीय प्रक्रमण का बहुत महत्व है। अब उपयोग कहाँ कहाँ होता है वही आपको महत्व में बताना है। ठीक है, तो आप सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजना में रेखीय प्रणाली का उपयोग अन्न संग्रहण, परिवहन, बहुस्तर नियोजन आदि क्षेत्र में किए जाते हैं। तो पंचवर्षीय योजना जो 5 सालों के लिए बनाया जाता है, जिसमें समस्त प्रकार के खर्चे, विकास की योजनाएं आदि तैयार किए जाते हैं, यहाँ पर रेखीय प्रक्रमण की सहायता ली जाती है। भारतीय रेलवे के अंतर्गत भी विभिन्न क्षेत्रों में रेखीय प्रक्रमण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे थ्योरी क्यों बता रहे हैं। देखिए, थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ और उन इम्पोर्टेंट थ्योरी को बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है,
देखिए, एग्ज़ाम में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो रेगुलर करने वाले, एक तो प्राइवेट कॉलेज करने वाले, ठीक है? दोनों बच्चों को टारगेट रखा जाता है कि दोनों पास हो सकें। तो आपको सिर्फ़ प्रैक्टिकल मतलब क्रियात्मक प्रश्न सॉल्व करें, यही क्वेश्चन नहीं दिया जाता। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जो थ्योरी पे बेस होते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे अगर कॉलेज रेगुलर नहीं कर रहे हैं, तो वो थ्योरी के दम पे पास होते हैं। तो उनके लिए थोड़ा-सा थ्योरी भी दिया जाता है, कम से कम 8 और अधिक से अधिक 15 नंबर का। किस-किस चैप्टर से थ्योरी आएगा, वो मैं आपको हर एक नए चैप्टर में जब मैं पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर मैं बताऊँगा। इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफ़िकेशन ऑन करना, ताकि हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिल सके और कम से कम 10 मिनट समय निकाल कर आप वीडियो देख सकें, ताकि आपके एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है? तो यहाँ पर रेखीय प्रक्रमण क्या है? महत्व क्या है? सीमा क्या है? विशेषता क्या है? इन सभी को पूछा जाता है। अगर बात रही 8 नंबर का या साढ़े 7 नंबर का, तो परिभाषा और केवल विशेषता या लाभ को पूछा जा सकता है। लेकिन बात जब 15 नंबर की होती है, तो सब कुछ पूछा जाता है। विशेषता, लाभ, उद्देश्य और सीमा। तो कम से कम ये मुख्य बिंदु जो हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो पहला महत्व या लाभ मैंने बता दिया पंचवर्षीय योजना में, दूसरा रेलवे द्वारा किया जाता है, फिर कृषि के क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है, हवाई कंपनी के द्वारा भी, ठीक है? वायुयान जो हम प्लेन में सफ़र करते हैं, वहाँ पर भी, वाणिज्य संस्थान में हम कॉमर्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स में तो इसका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है? तेल शोधक कारखाने, स्टील उद्योग, यहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। उत्पादन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मानव शक्ति संसाधन, इन पर भी इसका उपयोग किया जाता है। रेखीय प्रक्रमण की मुख्य समस्याएँ भी है। खुदरा समस्या, परिवहन समस्या, उत्पादन योजना समस्या, कृषि संबंधी समस्या, तो इसका एक और चैप्टर है जिसको हम परिवहन समस्या कहते हैं, ठीक है? पहले ये दोनों अथवा में आते थे एक दूसरे के, अभी रेखीय प्रक्रमण को पूर्णतः अलग कर दिया गया है। तो ये चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है, इसके अथवा में कुछ नहीं है तो जिसको आप छोड़ के आगे बढ़ सके, ये आपको पढ़ना ही है प्रॉपर, ये मेन चैप्टर है, समझ लीजिए। आपके पूरे चैप्टर्स का ये मेन चैप्टर है। ये आपको 15 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर दिखेगा। तो इसके थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आपको पता होना चाहिए। तो महत्व में आप समझ गए कहाँ-कहाँ याद होता है। शॉर्ट में आप याद रखेंगे, कम से कम कुछ पॉइंट तो आपको याद आ जाए। तो क्या याद रखना है? पंचवर्षीय योजना में, भारतीय रेलवे द्वारा, कृषि में, हवाई अड्डों में, वाणिज्य में, तेल संशोधन में, उत्पादन मैनेजमेंट, मार्केटिंग में, कम से कम इतना पॉइंट आप याद रख सकते हैं। क्या-क्या? पंचवर्षीय योजना, भारतीय रेलवे, कृषि, हवाई अड्डे में, वाणिज्य में, है ना? ये कुछ चीज़ आपको याद रखना है। सीमाएँ क्या-क्या हैं? सीमा पता होना चाहिए, अगर आपने लाभ, उद्देश्य या विशेषता पढ़ लिया है तो। रेखीय प्रक्रमण तकनीक के अंतर्गत चरों में रेखीय संबंध की अ, प्रकल्पना की जाती है, जबकि व्यवहार में इस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता। मतलब एक कल्पना के माध्यम से इसको सॉल्व किया जाता है, पर वर्तमान में यह संबंध नहीं पाया जाता। जैसा सोचा गया वही अभी चल रहा हो, ऐसा नहीं होता। वे समस्याएँ जिनमें चर योग्य नहीं हैं, मतलब योज्य नहीं हैं, उनका हल इस तकनीक से नहीं किया जा सकता, ठीक है? मतलब ये इसकी सीमा है, जो चीज़ें इसके नियम के अंतर्गत नहीं आती, उनको हल भी नहीं कर सकते। इस तकनीक की संकल्पना प्रतिफल निरंतर प्राप्त होता रहता है, यथार्थवादी नहीं है। मतलब फल निरंतर प्राप्त होगा किसी भी व्यवसाय या बिज़नेस में ज़रूरी नहीं होता, पर ये उसको मान कर के चलता है, ये इसकी एक समस्या है। कभी-कभी रेखीय प्रक्रमण तकनीकी द्वारा उचित हल या फर्म के लिए उपयोगी नहीं होता। मतलब हर कंपनी के लिए इसका उपयोग किया जाना ज़रूरी नहीं है, तो ये उसके लिए लाभप्रद भी नहीं हो सकता, ये बताया गया है। समस्याओं का वर्गीकरण कुछ इस तरह से किया गया है कि उत्पादन संबंधी समस्या, उत्पादन कार्यक्रम में समस्या, उत्पादन आवंटन में समस्या, योजना में समस्या, मिश्रित उत्पाद में समस्या, आहार में समस्या और ट्रिम हानि समस्या, परिवहन समस्या। परिवहन समस्या का स्पेशल चैप्टर आपके में है, बाकी ये सब आप कॉमर्स के उच्च पदों तक आगे अगर पढ़ाई करेंगे, तो ये सब आपको मिलेंगे, ठीक है? खासकर आप मार्केटिंग और मशीन को पढ़ते हैं, तो ये आपको विशेष रूप से पढ़ना ही होगा, ठीक है? अब उत्पादन संधि समस्या पर आपको यहाँ प्रैक्टिकल मिलेगा, मिश्रित भी मिलेगा, जिसको आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, जिसको देख कर के आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज मिले कि करना क्या है और बनाना कैसे है, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल 2 देखते हैं। तो अब आपको ध्यान से देखना है, बिना वीडियो को स्किप किए, क्योंकि यहीं से आपको प्रैक्टिकल समझना है, फिर क्रियात्मक प्रश्न भी बनाना है, ठीक है? सॉल्व करेंगे एज़ पर एक्सरसाइज़ A को।
अल्पाहार के दो प्रकार के पैकेट पी और क्यू हैं। ठीक है, यह दावा किया जाता है कि एक व्यक्ति के लिए कम से कम प्रतिदिन 24 इकाइयाँ कैल्शियम, 25 इकाई प्रोटीन, 18 इकाई कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कुछ दो प्रकार की बिस्कुट बनाई जा रही है। ठीक है, वहाँ पर क्या क्या होना चाहिए उसमें एक क्वालिटी बताई है। कैल्शियम की मात्रा 24 इकाई, प्रोटीन की मात्रा 25 इकाई और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 78 इकाई, सॉरी, हाँ, 18 इकाई। पैकेट बी में 6 इकाई कैल्शियम पैक और 5 इकाई प्रोटीन और 3 इकाई कार्बोहाइड्रेट है, तथा पैकेट क्यू में 4 इकाई कैल्शियम, 5 प्रोटीन, 6 इकाई कार्बोहाइड्रेट है। पैकेट पी का मूल्य 1 रुपये और पैकेट क्यू का मूल्य 2 रुपये है। पी तथा क्यू पैकेटों का वह अनुकूलतम संयोग ज्ञात करने के लिए जिसमें उपभोक्ता को न्यूनतम कैल्शियम, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व उपलब्ध हो जाए की समस्याओं का समाधान करें। देखिए, होता क्या है, जब मार्केट में कुछ सामान लेने जाते हैं तो सामान्यतः दो या दो से अधिक सामान आपको जो लेना है वही चीज़ मिल जाते हैं, दो तरह से। अब डिफरेंस कुछ इस तरह से होता है, मान लेते हैं अगर 1 रुपये या 2 रुपये का आपको डिफरेंस मिल रहा है दोनों में, तो एक तो निश्चित है कि अगर आपको सिर्फ कम पैसे में लेना है तो आप इसी पे ऊपर जाएंगे। लेकिन समस्या कहाँ उत्पन्न होती है, अगर पैसे को छोड़ करके मैं आपको कुछ कंडीशन दूँ तो देखिएगा। अगर मैं कहता हूँ कि इस बिस्कुट का लगभग 4 टुकड़ा खाने से, ठीक है, एक पैकेट में कम से कम 8-10 बिस्कुट होते हैं, लेकिन इसका 4 टुकड़ा ही खाने से आपकी जो छोटी सी भूख है वो समाप्त हो जाएगी। बाद में 3-4 घंटे बाद आपको भूख लगे तो इसका और 4 टुकड़ा खा के आपका 6 घंटे निकल सकता है। लेकिन ये एक ऐसा बिस्कुट है 2 रुपये का, जो कि बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा है। इससे समझ लो लाख गुना बेटर है। टेस्ट में ये भी बुरा नहीं है, पर इससे लाख गुना ये बेटर टेस्ट में है। ठीक है? लेकिन इसको खाने से कोई भूख का इत्तू सा हिस्सा भी नहीं मरेगा, बल्कि ऐसे आपको 4 पैकेट और खाने के मन होंगे। ठीक है? लेकिन समस्या है कि आपके पास कम से कम 2 ही रुपए है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि कम पैसे में ऐसी सामान लें जो थोड़ी टेस्टी भी हो और इसका उपभोग आपको ज़्यादा भी मिले। तो ज़ाहिर-सी बात है आप इसको लेने का सोचेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है टेस्ट में बेस्ट ये है तो आदमी टेस्टी सामान ज़्यादा खाना चाहता है तो इसको ले ले, क्योंकि आपके पास 2 रुपए तो हैं। तो जब आपको मूल्य और क्वालिटी दोनों पे सोचना हो तब आप यहाँ पर उलझ जाते हैं। टेस्ट में जाएँ, क्वालिटी में जाएँ, क्वांटिटी में जाएँ, किस में जाएँ। ऐसे ही समस्याओं का समाधान रेखीय प्रक्रमण में होता है, जो कि अभी आप देखेंगे। ठीक है? चलिए थोड़ा-सा नीचे आते हैं अपने सॉल्यूशन में। यहाँ उद्देश्य है कि अल्पाहार पर किए जाने वाले व्यय का न्यूनतम समीकरण जिससे समस्त न्यूनतम पोषक तत्व की पूर्ति हो सके। ठीक है, कम से कम कीमत पर पोषक तत्वों की पूर्ति किस में की जा सकती है ये अपने को जानना है, पी पैकेट में कि क्यू पैकेट में, है ना। तो देखिए, माना खरीदे गए पी पैकेट की संख्या x1 है और क्यू पैकेट की संख्या x2 है। यहाँ पर x मान करके ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, अभी आगे आप देखेंगे। तो मान लिया हमने पी पैकेट को x1 और क्यू पैकेट को x2। ठीक है, इनका जो मूल्य होता है उनको z से दर्शाना होता है, तो इसलिए ये z बराबर इनके मूल्य को हमने दर्शाया x1 प्लस 2x2, क्योंकि इसका मूल्य 1 रुपये, इसका मूल्य 2 रुपये है, तो जिसका मूल्य 2 रुपये है उसके सामने में ऐसे 2 लिखना आपको ज़रूरी होता है। तो z बराबर x1 प्लस 2x1, क्योंकि इसका 1 रुपये है इसलिए सामने में सिर्फ 1 होता, लेकिन 1 नहीं लिखते, 1 रहता है। ठीक है, तो ऐसे आप जितने भी उसके लाभ या रुपए होंगे उसको आप इस तरह से दर्शाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे कैल्शियम के लिए नहीं बात। x1 पी पैकेट तथा x2 क्यू पैकेट से प्राप्त कैल्शियम की मात्रा, पहले वाले में 6 था, दूसरे के में 4 था, तो 6x1 प्लस 4x2 का मान 24 इकाई कम से कम। ठीक है, ऊपर से मैं पहले बता दिया है कितने इकाई कैल्शियम का, प्रोटीन का और इसका होना चाहिए। ठीक है,
तो अलग अलग पैकेट में किसी में 6 किसी में 4 था कैल्शियम, लेकिन एक्चुअल में किससे कितना से कम 24 इकाई कम से कम ये बोला गया है। तो यहाँ पर एक कंडीशन आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन तैयार करना है कि पहले पैकेट में 6 कैल्शियम की मात्रा, दूसरे में 4, और दोनों का जो योग है वो 24 के बराबर रहेगा और 24 से कम रहेगा। तो ये वाला चिन्ह कम का है, ठीक है, और ये वाला चिन्ह बराबर का है, तो दोनों आपको लिखना है। उसी तरह से नीचे आप एक और कंडीशन तैयार करते हैं, ठीक है, देखिएगा उसको। प्रोटीन के लिए दोनों ही प्रकार के पैकेट में पहले पैकेट में 5 कैल्शियम, दूसरे पैकेट में भी 5 था, और दोनों कम से कम 25 इकाई के अंडर रहेंगे, उससे बाहर नहीं हो सकते, ठीक है। तो 5x1 5x2 ये छोटा चिन्ह और बराबर का चिन्ह दोनों लिख कर बताना है कि 25 के बराबर, 25 से कम, 25 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक। उसी तरह से अगला आपका कार्बोहाइड्रेट है, जहाँ पर आपको बताना होता है कि पहले पैकेट में बोला गया था कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 3 और दूसरे में 6 है, पर दोनों 18 इकाई से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक। तो 3x1 + 6x2 बराबर 18 और 18 से कम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इस तरह से आपने 3 कंडीशन तैयार कर लिया। रुपए का तो कॉमन आपको लिखना ही होता है। पहला आपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम था, तीनों के लिए आपने इस तरह से इसको तैयार कर लिया, ठीक। अब तीनों की जो मात्रा है वो शून्य के बराबर नहीं हो सकता, शून्य से ज़्यादा होना चाहिए, है ना, शून्य के बराबर नहीं हो सकता। तो x1 x2 ये आपको बस हर प्रश्न में कंडीशन को लिखना होता है, लेकिन मेन था आपका ये जो हमने बनाया। बस इतना ही काम आपको करना है, भी यहाँ पर कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको कथन तैयार करना है, कंडीशन तैयार करना है। इतना ही काम आपको एक्सरसाइज ए के पहले प्रश्न में भी करना है। कुछ भी समझ नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रियात्मक प्रश्न के भी 4 प्रश्न हैं, देखते जाओ, समझ में धीरे धीरे आते जाएगा। ये चैप्टर एक बार में समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आप लगातार ध्यान से देखते हैं बिना स्किप किए तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। एक कंपनी 2 वस्तुओं X तथा Y उत्पादन करती है। दोनों उत्पादन के लिए असेंबलिंग और फिनिशिंग की आवश्यकता है। असेंबलिंग विभाग की अधिकतम क्षमता 50 घंटे प्रति सप्ताह और फिनिशिंग विभाग की अधिकतम क्षमता 40 घंटे प्रति सप्ताह है। देख लीजिए कौन कितना काम करेंगे, उनकी क्षमता घंटों में बताई है। पहला वाला 50 घंटे, दूसरा वाला 40 घंटे प्रति सप्ताह। वस्तु X के लिए एक सप्ताह में असेंबलिंग का 4 घंटे का समय दिया जाता है और फिनिशिंग के लिए 2 घंटे का समय। वस्तु Y के लिए 3 घंटे पहले के द्वारा और दूसरे के लिए 5 घंटे दिया जाता है, ठीक है। X वस्तु पर 16 रुपये, Y वस्तु पर 14 रुपये का लाभ होता है। अब मैंने बताया था रुपये लाभ को आपको जेड से दर्शाना होता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए दोनों के किस संचय का उत्पादन किया जाए कि समस्या को रेखीय प्रक्रम समस्या के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लाभ को जेड बराबर आपको दिखाना है और मान लेना है, इसमें तो वैसे पहले से मान लिया गया है। फिनिशिंग वाले को आप x मान सकते हैं, दूसरे वाले को आप y मान सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर x और y माना गया है दोनों प्रकार को, और दोनों का लाभ जो है वो कितना है, 16 रुपये 14 रुपये। तो z बराबर आप देख सकते हैं अधिकतम लाभ। तो पहले वाले को आपने x माना है तो 16x, दूसरे वाले को y माना है तो 14y, कि दोनों का लाभ 16 या 14 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको लाभ या रुपये को इसमें दर्शाना है। पहला कंडीशन z बराबर 16x + 14y, ठीक है। अब जो 50 घंटे काम करने की बात की गई थी उस पर ध्यान देना। असेंबलिंग और फिनिशिंग की आवश्यकता है X वस्तु बनाने में भी, Y वस्तु बनाने में भी, पर असेंबलिंग के पास प्रति सप्ताह कार्य करने की निर्बाध जो घंटे वो 50 है और इसमें 40 है। जब X वस्तु का निर्माण होता है तो असेंबलिंग के द्वारा 4 घंटे दिया जाता है, लेकिन Y वस्तु बनता है तो 3 घंटे दिया जाता है। तो पहले वाले में 4 घंटे, दूसरे वाले में 3 घंटे, लेकिन 50 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला कंडीशन जमा, ठीक है, कि असेंबलिंग पहले वाले को 4 घंटे देगा, दूसरे वाले को 3 घंटे देगा, लेकिन 50 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकता, उसके बराबर भले दे सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर दोनों बनाना है, ठीक है। अगला फिनिशिंग की बारी। तो फिनिशिंग
दूसरे के लिए 2 घंटे देता है, लेकिन y वस्तु के लिए 5 घंटे देता है। तो यहाँ पर मैं 2x प्लस 5y बराबर 40 कर सकता हूँ और वो 40 से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। ठीक है, अधिकतम की बात है तो आप इधर करेंगे। अब इस तरह से आपको ये कंडीशन समझ में आया कैसे बना। अब मैंने आपको लास्ट बताया था कि दोनों को एक्स वाई जो भी होंगे x1 x2 इनको 0 से अधिक करना होता है। ठीक, मतलब जो भी वस्तु निर्माण हो या लाभ हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से अधिक होना चाहिए बस। तो इस तरह से 3 कंडीशन आपने बस बनाया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। टफ था क्या? नहीं था, बहुत ही सरल था। 50 घंटे कार्य करने की क्षमता थी, दोनों के लिए अलग अलग समय काम करता है। तो पहले के लिए जितना करता था पहले के में लिख दो, दूसरे के में जितना करता था दूसरे के में लिख दो। बता दो कि ये दोनों 50 घंटे मतलब इन पे जो काम होगा 50 घंटे के अंदर होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बस, समझ में आया ना? चलो थोड़ा सा और देख लो क्वेश्चन नंबर 2 को भी, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो कमेंट करके बताना भाई, आपको वीडियो भेजूंगा स्पेशल बना करके। एक खिलौना निर्माता कंपनी 2 प्रकार के खिलौने माना ए तथा बी बनाती है। बी प्रकार के खिलौने को बनाने में ए प्रकार के खिलौने बनाने से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, मान लिए। कंपनी अधिक से अधिक 2000 खिलौने प्रतिदिन बना सकती है। ठीक है, प्रतिदिन की उनकी क्षमता दे दी गई, 2000 से ज़्यादा नहीं बन सकता, कम से कम 2000 बनेंगे और अधिक से अधिक भी 2000 बनेंगे। आगे यदि वह केवल ए प्रकार के खिलौने बनाए, अच्छा, वो 2000 खिलौने बना सकती है यदि वह ए प्रकार के खिलौने बनाए। दोनों प्रकार के खिलौने के लिए प्लास्टिक की आपूर्ति 1500 है। आप देखिए, खिलौने बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए जो कि 1500 ही होता है, चाहे आप ए वाला बनाओ चाहे बी वाला बनाओ, 1500 से ज़्यादा उपयोग कर सको, ये कंडीशन याद रखना। बी प्रकार के खिलौने के लिए ड्रेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, बी प्रकार के लिए एक ड्रेस की आवश्यकता होती है जो प्रतिदिन 600 बस उपलब्ध है। अब जो ड्रेस उपयोग किया जाता है वो उसकी मात्रा सिर्फ 600 तक है, उससे ज़्यादा नहीं। यदि कंपनी को ए प्रकार के तथा बी प्रकार के खिलौने बनाने में क्रमशः 3 रुपये और 5 रुपये प्रति खिलौने लाभ होता है, तो लाभ को अधिकतम करने के लिए प्रत्येक प्रकार के कितने खिलौने प्रतिदिन बनाने चाहिए? ठीक है, लाभ बोला है इसमें 3 रुपये और 5 रुपये। तो मैंने बताया इसको आपको जेड बराबर ही दर्शाना होता है। तो आप मान लेते हैं पहले वाले को आपने एक्स मान लिया तो 3x लिखेंगे, दूसरे वाले को वाई मान लिया तो 5y लिखेंगे। अब वही आप यहाँ पर देख सकते हैं 3x1 प्लस 5y लिखा है। अब इसमें x2 और x1 मानने की ज़रूरत नहीं है, x5 मान के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया, लाभ को आपको हमेशा इसी टॉप में दर्शाना है। अब इनकी समय को बताते हैं। देखिए, अधिक से अधिक 2000 खिलौने बनते हैं, लेकिन कंडीशन क्या था? ए प्रकार के खिलौने बनाने से 2 गुना समय लगता है। जब बी प्रकार के खिलौने बनते हैं तो ए प्रकार के बनाने से दुगना समय लगता है। ठीक है, तो ए प्रकार के खिलौने बनाते हैं तो बी प्रकार के खिलौने से दुगना समय लगता है। तो इसको अगर x मान चुके हो तो ये फिर 2y हो जाएगा, और ये जो है वो 2000 से अधिक का नहीं बना सकता, उसके बराबर बना सकता है, उससे अधिक का नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये आपका जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पर पहले से बना हुआ है। अब उसी तरह से प्लास्टिक की आपूर्ति 1500 ही प्लास्टिक आपूर्ति है, फिर चाहे आप एक्स वाला बनाओ चाहे वाई वाला बनाओ, इसलिए x1 हो चाहे x2 हो 1500 से बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा उसके पास सामान है ही नहीं बनाने के लिए। ठीक, अब केवल जो दूसरा है P, उसके लिए ड्रेस चाहिए, तो सिर्फ वो y है, हमने उसको y बी वाले को y माना है, और उसके लिए 600 ड्रेस उपलब्ध होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये आप इस तरह से चिन्ह लगा करके बताएंगे, उससे ज़्यादा नहीं का। ये आपका हो गया। अब दोनों को आपको बताना है, x हो चाहे y हो, 0 से अधिक होना चाहिए, 0 से कम नहीं। बस हो गया। तो एक में आपने बता दिया कुल कितने आपको प्लास्टिक हैं, और नहीं कितने खिलौने बनाए जा सकते हैं, अधिक से अधिक कितने प्लास्टिक उपलब्ध हैं, ड्रेस केवल 1 के लिए उपलब्ध था तो 1 के में कर दिए बस। इसी तरह से क्वेश्चन 3 का कंडीशन देखिए। ठीक, तो एग्जाम्पल 2 समझने के बाद अब हम क्वेश्चन 2 समझने के बाद अब हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी इसको पूछा जा चुका है।
तो कुछ बच्चे स्किप कर कर के देख रहे होंगे तो उनके लिए छूट जाएगा। तो आपको याद रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये मेरे टाइम में आया था 2017 के एग्ज़ाम में, तो आपके में भी आ सकता है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और समझ कर के ही जाइए, और इसको कम से कम 2 बार ज़रूर बनाइएगा। क्योंकि अगर आप बिना बनाए इसको बस समझ लेते हैं तो आप कुछ ही दिन में भूल भी जाएँगे, और ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो समझा हुआ चीज़ भी आप नहीं बना पाएँगे तो फिर धिक्कार वाली बात हो जाएगी। इसलिए इसको ध्यान से देखिए, समझिए और 2 बार कम से कम ज़रूर बनाइए, हर हफ्ते में 2 बार, ठीक? ताकि लंबे समय तक याद रहे। अब देखिए, एक प्रकार की मुर्गी 40 रुपये प्रति मुर्गी के हिसाब से खरीदी जा सकती है, दूसरे प्रकार की मुर्गी 100 रुपये प्रति मुर्गी के हिसाब से खरीदी जा सकती है। पहले प्रकार की मुर्गी 3 अंडे देती है, दूसरे प्रकार की मुर्गी 5 अंडे देती है प्रति सप्ताह में। एक अंडे का मूल्य होता है 1.5 रुपये जो मार्केट में बिके, और मुर्गी के खाने का खर्च होता है प्रति सप्ताह का 3 रुपये। एक व्यक्ति के पास मुर्गी खरीदने के लिए 5,000 रुपये है, लेकिन एक समस्या भी है कि वो अपने घर में 50 मुर्गी से अधिक रख भी नहीं सकता। अब उसको लाभ चाहिए कम से कम 100 रुपये का। तो कितने प्रकार की कौन-कौन सी मुर्गी लिए हमें बताना है, उसकी समस्या का समाधान करना है, ठीक है? तो प्रश्न को बड़े ही ध्यान से पढ़ कर के आप सारे कंडीशन को जमाते हैं। तो अब मैं कंडीशन को जमाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि पहले प्रकार की मुर्गी को हमने एक्स मान लिया, दूसरे प्रकार को वाई, ठीक? अब वो 40 रुपये वाला मुर्गी खरीदे, चाहे 100 रुपये वाला मुर्गी खरीदे, उसके पास सिर्फ 5,000 रुपये है। इसमें उसको दोनों ही प्रकार के खरीदना है। इसलिए ये वाला पहला कंडीशन, 5,000 रुपये में वो 40 रुपये की भी मुर्गी खरीद सकता है, 100 रुपये का भी, लेकिन 5,000 तक, उससे ज़्यादा नहीं। तो पहला कंडीशन 40x + 100y बराबर 5,000 से अधिक नहीं, 5,000 के बराबर या उससे अधिक नहीं, है ना? ठीक, ये वाला कंडीशन समझ में आया? है उसके पास उससे ज़्यादा वो रख भी नहीं सकता, तो एक्स मुर्गी खरीदे चाहे वाई मुर्गी खरीदे, जगह उसके पास 50 के बराबर है या 50 से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है? ये याद रखिएगा। अब जो भी मुर्गी पर उसको लाभ होना है वो 0 से अधिक होना चाहिए, चाहे एक्स वाला हो चाहे वाई वाला हो। तो इस तरह से आपको 3 कंडीशन समझ में आया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो लाभ पर डिपेंड करता है। देखिए, लाभ निकालने के लिए हम खर्चों को भी उसमें घटाते हैं, तब आपको एक्चुअल में लाभ पता चलता है, ठीक है? तो पहले प्रकार की मुर्गी 3 अंडे देती है, दूसरे प्रकार की मुर्गी 5 अंडे देती है, और उस अंडे का मूल्य है 1.5 रुपये। अगर मैं गुणा करूँ 1.5 का 3 से तो 4.5 आएगा, और इसके साथ करूँ तो 5 पंचे 25 की, 5 हाथ से लाई 2, 5 एकम 5 और 2 7.5 हुआ है, ठीक? अब अगर मैं इनके खर्चों को घटा दूँ, 3 रुपये का खर्च आता है, ठीक है, प्रति सप्ताह। तो वो फिर चाहे आप एक्स वाली मुर्गी लें चाहे वाई वाली मुर्गी लें, 3 रुपये का खर्च उसमें आना है। तो 4.5 में 3 जाएगा तो 1.5 एक्स आएगा, यही इसका लाभ है एक्स वाले का। और वाई वाले में 7 में 3 घटाएंगे तो 4.5 वाई का होगा। तो लाभ तो आपको स्पष्ट है, दूसरे प्रकार के में 4.5 रुपये का होगा और पहले में 1.5 रुपये का। तो ये जो लाभ है मैंने आपको बताया, अधिक से अधिक उसको 100 रुपये का लाभ होना चाहिए, और पहले प्रकार की मुर्गी में 1.5 रुपये का होगा, दूसरे प्रकार में 4.5 रुपये का होगा, ठीक है? और मैंने बोला था लाभ या रुपये को आपको जेड बराबर भी दर्शाना है, तो जेड बराबर 1.5x प्लस 4.5 वाई आपको दर्शाना है। तो मेन चीज़ इसमें यही था जो निकालना था, जो स्पष्ट रूप से प्रश्न में नहीं दिया गया है, ठीक है? इसलिए मैंने कहा था इसको ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि यही है जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? तो मोस्ट IM पे टिक लगा लें, एग्जाम्पल भी है इसका ज़रूर देख लें। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक? तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना और समझना है, बिल्कुल उसी के तरह, ठीक है? तो चलिए कुछ कुछ चीज़ें मैं समझाता हूँ जो कि बहुत ही आसान रूप से आप समझ सकते हैं और इसको बना भी सकते हैं। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है, एक कृषक के पास 100 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, वह जितने टमाटर और चुकंदर या मूली जिसमें वह टमाटर मूली चुकंदर उगाता है, प्रश्न में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, और उन्हें बेचा भी जा सकता है ना, वो उगाता ही है बेचने के लिए। उसे टमाटर पर 1 रुपये प्रति किलोग्राम, चुकंदर पर 0.75 पैसे और
अच्छा, टमाटर पर 1 रुपये का, इस पे 75 पैसे का, इसमें 2 रुपये का लाभ होता है, किसमें? मूल्य में, है ना। इतने रुपये में वो बेचता है। औसत उपज प्रति एकड़ 2000 किलोग्राम टमाटर का, 3000 नग चुकंदर का, 1000 नग मूली का है, किलोग्राम मूली का है। ठीक है। खाद पर खपत होती है 0.50 पैसे प्रति किलोग्राम पर। ठीक है, मतलब इतना उपलब्ध है बोला जा रहा है। टमाटर तथा चुकंदर के लिए 100 किलोग्राम खाद प्रति एकड़ और मूली के लिए 50 किलोग्राम खाद प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। ठीक है। खाद का खर्च ऊपर में है और किस पे कितना खाद लगता है प्रति किलोग्राम में बता दिया गया है, प्रति एकड़ के हिसाब से 100 और इसमें 50 किलोग्राम का। टमाटर और मूली की बुआई, उगाई और कटाई के लिए 5 रुपये प्रति एकड़ का और चुकंदर के लिए 6 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से श्रम देना पड़ता है। तो इन दोनों पे 5-5 और एक पर 6 रुपये देना पड़ता है। ठीक है। और 20 रुपये प्रति व्यक्ति दिन के हिसाब से उपलब्ध है। मतलब उससे ज़्यादा हम पैसा पर डे का किसी को दे भी नहीं सकते, तो ज़्यादा श्रमिक रख भी नहीं सकते। ठीक है। कुल व्यक्ति 400 ये बताया गया है। ठीक है। अब देखिए कुछ कंडीशन हम प्रश्न में ऐसी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि पहला, एक व्यक्ति के पास सिर्फ 100 एकड़ है, तो वो चाहे चुकंदर उगाए, चाहे टमाटर उगाए, चाहे मूली उगाए, 100 एकड़ में ही उगाएगा, उससे ज़्यादा उसके पास जगह है नहीं। तो लाइन से मान लेते हैं टमाटर को x1, चुकंदर को x2, मूली को x3। तो वो चुकंदर, टमाटर, मूली जो भी उगाए 100 एकड़ बस उसके पास खेत है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये वाला कंडीशन समझ में आया। ठीक। अब श्रमिक जो लगाएगा अधिक से अधिक 400 से अधिक नहीं। फिर वो चाहे टमाटर के लिए करे, चाहे मूली के लिए, चाहे चुकंदर के लिए। ठीक है। और जिसमें जो खर्च होता है रुपए के हिसाब से बता देना है कि टमाटर में 5 रुपये और मूली में 6 रुपये और चुकंदर में 5 रुपये। ठीक है। और इसके विक्रय पर जो लाभ होना है वो 0 से अधिक होना चाहिए, इसलिए ये कंडीशन तो कॉमन है कि 0 से अधिक का लाभ होना चाहिए सब में, फिर चाहे x1 हो, चाहे x2 हो, चाहे x3 हो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मेन चीज़ समझना है ये कैसे निकला। ठीक। और इसी का तो मेन प्रश्न है, इसको समझ गए तो हो गया आपका कल्याण। ठीक। कैसे निकालेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। खाद पर जितना खर्च होता है उस खर्चों को निकाल लीजिए, इनकम जितना होता है उस इनकम को निकाल लीजिए, दोनों को घटा दीजिए, आपको लाभ पता चल जाएगा। ठीक है। तो अभी मैंने आपको मुर्गी वाले क्वेश्चन में ये बताया था, सेम उसी फंडे से आप इसका भी खर्च निकाल सकते हैं। वैसे मैंने इसका एक वीडियो बना ही दिया है, तो इसको मैं आपको होमवर्क के रूप में छोड़ना चाहूँगा। मुझे पता है थोड़ी सी मेहनत करेंगे आपसे बन जाएगा, ना बने तो मेरा एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाकर के दिखेगा, रेखरी प्रकमन का पार्ट 3, जहाँ पर मैंने मुर्गी और इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। लेकिन मैं चाहूँगा जब मैंने 3 को आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया तो ये आपसे बन जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आगे के वीडियो में हम इसके आगे के एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।